प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। उसी प्रकार यदि आप सीटेट जुलाई 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है सीटेट के संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सभी इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा देख लें जब यदि आप चाहते हैं एग्जाम को क्रैक करना। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कम्प्लीटली नहीं देखेंगे आपको ये पता नहीं चलेगा एग्जाम पैटर्न क्या है आपका, और साथ में आपका क्वेश्चन जो है किस प्रकार से आते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सभी आपको पता नहीं चलेगा। तो चैनल से जरूर जुड़ जाएं। चैनल में जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है सीटेट का, और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जो है हम सीरीज चला रहे हैं। और यदि आप चाहते हैं क्रैक करना इसको तो आप चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2014 में जो पूछे गए प्रश्न है उससे संबंधित सीडीपी के प्रश्नोत्तर आज हम करने वाले हैं। और इस वीडियो में 2014 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उसे हम पूरा जो है सीडीपी के 30 प्रश्न आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक जो है आपका सीडीपी से संबंधित प्रश्नोत्तर होते हैं, आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में एक बात और ध्यान रखेंगे, आपका जो है 30 से लेकर जो है आपका 90 तक जो है आपका एसएसटी या आपका साइंस और मैथ रहता है। तो जिनका भी जो सब्जेक्ट है एग्जाम देने के दौरान जो है आप इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखेंगे। यदि आप साइंस स्ट्रीम से आते हैं, आपने ग्रेजुएशन में जो है साइंस कर रखा है, तो आप जो है साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैथ लिखा हुआ आपको मिलेगा। और यदि आप सोशल साइंस फील्ड से है, यदि आपने जो है भाषा से संबंधित विषय से किया है, या आपने जो है आर्ट्स स्ट्रीम से हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जो भी आपका ऑनर्स सब्जेक्ट रहा हो, या जनरल से भी आपने यदि आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया है, तो आप जो है 31 से लेकर 90 तक के प्रश्नों को ही करेंगे। लेकिन यहाँ आप जो है SOS लिखा हुआ जो प्रश्न आपको दिखेंगे वो करेंगे नहीं, बल्कि मैथ का जो है नहीं करेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बहुत सारे बच्चों का जो है एग्जाम में रिजल्ट नहीं हो पाता है, उसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण है कि वे जो है इस बात का ध्यान नहीं देते हैं। नंबरिंग जो है सीटेट के पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है खास करके। और लैंग्वेज का भी यदि ध्यान दे तो आपने जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट किया है अपने फॉर्म भरने के दौरान सीटेट की, तो उस दौरान जो है आपने जो भी लैंग्वेज लिया हुआ है, लैंग्वेज 1 में जो आपने ली है उसी को आप सॉल्व करेंगे, और लैंग्वेज 2 में आपने जो ली है उसी को सॉल्व कीजिएगा। ये नहीं कि दोनों जो है आपका जैसे हिंदी इंग्लिश जो है आपके क्वेश्चन पेपर के साथ ही अटैच मिलते हैं। यदि आप दूसरे सब्जेक्ट जो है आपने चुनना है जैसे कि संस्कृत या उर्दू, तो आप जो है उसके लिए जो है वेट करेंगे, आपको दूसरा क्वेश्चन पेपर आपको वहां पे मिलता है, ठीक है, उसके लिए। लेकिन यदि आप हिंदी इंग्लिश से है, तो यदि आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया है तो लैंग्वेज 1 में जो हिंदी दिया होगा, हिंदी का सेक्शन होगा, उसी को आप सॉल्व कीजिएगा। ये नहीं कि आप जो है मेरा इंग्लिश भी है हिंदी भी है तो आप जाकर सॉल्व करने लगे, हिंदी का लैंग्वेज 1 में है तो हिंदी करेंगे, और लैंग्वेज 2 में भी आपको हिंदी देखने को मिलेगी, लेकिन लैंग्वेज 2 में जो हिंदी होगी वो आपको सॉल्व नहीं करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नंबरिंग का आप नंबर आप ध्यान से याद रख लीजिएगा। 90 से लेकर जो है आपका प्रश्न 91 से होगा आपका। थोड़ा देर जो है आप रुक जाइएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, क्योंकि समय बहुत कम होता है तो बच्चे जो है इस बात का ध्यान नहीं रख पाते हैं। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा देर वहां पे ठहर जाना है, और 91 जैसे आए आपको देख लेना है ऊपर जो है लैंग्वेज आपका है या नहीं है, इस बात को आप ध्यान देंगे। और फॉर्म में जो है जो भी आप भरेंगे ध्यान पूर्वक भरेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। शुरू करते हैं। हमारा प्रथम प्रश्न है, योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन है, छात्र असहिष्णु होते हैं व भेदों को स्वीकार नहीं करते। तो नहीं, देखिए जो योग्यता और योग्यता समूहीकरण जो होता है ये जो है आप इसे पॉजिटिव रूप में ले सकते हैं कि जो भी योग्यताओं वाले बच्चे हैं उनका एक समूह बनाया गया है, और इससे जो है क्या होता है कि आपको उसी लेवल का जो है आपको शिक्षा देना रहता है शिक्षकों को, ठीक है। इसमें ये आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका इसमें सही दिख रहा है। विद्यार्थी समूहों से बेहतर सीखते हैं।
और देखिए अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा की समरूपी होना चाहिए। तो देखिए ये सभी आपका ऑप्शंस गलत है। ऑप्शन नंबर सेकेंड ही सबसे ज्यादा पॉजिटिव ऑप्शन है इसमें। तो ये इसमें जो है आपका बताया जा रहा है कि योग्यता व योग्यता समूहकरण जो होता है, इसके लिए जो है विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापक को जो है बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए, तभी जाकर जो है उनके लेवल का जो है आप शिक्षक जो है शिक्षा उन्हें दे पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं, रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं श्रेणीकरण। जहां कहीं भी आपको ये वर्ड दिखे श्रेणीकरण या अलग करना या पृथककरण, ये सभी शब्द जो है नेगेटिव टैगवर्ड होते हैं, तो आप इन बात का ध्यान रखेंगे। ये जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। देखिए रचनात्मक आकलन में जो है क्या होता है कि ये जो है एक अच्छी आकलन होती है, जिसमें जो है बच्चों का प्रगति के बारे में हम देखते हैं, बच्चों जो है किस प्रकार से कार्य करता है, ये सभी का जो है आकलन होता है। वो जो है कितने क्रिएटिव वर्क कर रहा है, कितना वो जो है क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर है, कितना बढ़िया सृजनात्मक कार्य को कर रहा है, ये सभी जो है आकलन किया जाता है। तो ऐसे में देखिए शिक्षार्थी को विकास की सार प्रस्तुत करता है, उसके विकास के सार पर प्रस्तुत नहीं करता, ये गलत हो जाएगा। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत। तो यहाँ पे देखिए जो रचनात्मक आकलन जो है इसका ये आप प्रॉपर्टी कह लीजिए, रचनात्मक आकलन जो है कभी कभी संकलात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत भी हो सकता है। संकलात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक अभिन्न व निरंतर व अभिन्न अंग है। तो देखिए ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 ही आपका इसमें करेक्ट होगा कि रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र कॉन्सेप्ट मैप का निर्माण करने को कहता या कहती है, वह छात्रों को। तो यहाँ पे देखिए एक अध्यापिका या अध्यापक को ले लीजिए आप, और वे जो है क्या कर रहे हैं कि विद्यार्थी को जो है किसी विषय की को जो है प्रतिबिंबित करते हुए, यानी कि इमेजिन करते हुए जो है अपने माइंड मैप करते हुए जो है माइंड में अपने सोचते हुए प्रतिबिंबित करते हुए इमेजिन करते हुए जो है वो क्या करेंगे कि एक संकल्पनात्मक मानचित्र बनाएंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट मैप का निर्माण करेंगे। तो ये क्या है आपको इसमें बताना है। आपके ऑप्शंस देख लेते हैं, छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये नहीं होगा आपका। और देखिए छात्रों के मुख्य बिंदु नहीं होगा, ये छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन नहीं हो रहा है यहाँ पे, हेतु शिक्षकों के रूब्रिक्स के विकास का प्रयास कर रही है, नहीं बिल्कुल भी गलत है ये। विद्यार्थियों की स्मृतियां को धीमी गति से जागृत कर रही है, यानी कि याद करने की और रटने को जो है प्रोत्साहित कर रही है, इसका मतलब हुआ। तो ये भी आपका नहीं होगा। और देखिए रचनात्मक आकलन कर रही है, ये आपका सही हो जाएगा। ये जो है शिक्षक या शिक्षिका जो है वे जो है रचनात्मक आकलन कर रहे हैं, इससे जो है बच्चा क्या होगा कि वो जो है क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, सोचेगा किसी चीज के प्रति, इमेजिन करेगा, अमूर्त रूप से वो सोचेगा और उसे जो है वो क्या करेगा कि वो जो है कार्य करने की कॉन्सेप्ट मैप तैयार करने की कोशिश करेगा। तो इससे जो है क्या होगा कि उसका माइंड डेवलप होगा। तो ये जो है एक रचनात्मक आकलन आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। देखिए बहुत ही लंबे लंबे प्रश्न होते हैं सीटेट में, पढ़ने में भी बहुत समय लगता है, एग्जाम के दौरान भी बहुत समय जो है कब पड़ जाता है। तो आप जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं उन सभी टॉपिक को जो है लगभग आप प्रिपेयर करके ही जाइएगा। ऐसे में क्या होगा कि आप जो है आसानी से जल्दी जो है प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं।
लेकिन यदि आप तैयारी नहीं करके जाते हैं, पूरा टॉपिक यदि आप कवर नहीं करते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं देखते हैं, तो आपको जो है परेशानी हो सकती है, क्योंकि इसको समझना पढ़ना बहुत ही टफ काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? तो देखिए, मूल्यांकन जो है कौन सा ऑप्शन प्रदर्शित कर रहा है, आपको ये बस लिखना है इसमें। आपके ऑप्शन है, प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना। देखिए, आंकड़ों का मूल्यांकन करना नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु श्रेणीकरण के लिए एक नूतन पद्धति का निर्माण करना, श्रेणीकरण के लिए नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा आपका। आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना, ऐसा नहीं होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। देखिए, तो मूल्यांकन जो होता है, इवैल्यूएशन जो होता है, इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। ठीक है, यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए, जो वंचित विद्यार्थी होते हैं, यानी कि जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, देखिए, जो पिछड़े, जिनका जो है समाज पिछड़ा हुआ है, जो वे जो है समाज में पिछड़े हुए हैं, उन्हें जो है समानता नहीं दी जा रही है, ये सब चीज, या फिर दिव्यांग बच्चे जो है, इन सब बच्चों का बात हो रहा है यहाँ पे। तो जो वंचित शिक्षार्थी के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक, सिर्फ एक ले लीजिए, को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? तो देखिए, किसमें विश्वास करना चाहिए देख लेते हैं। आपके ऑप्शन है, विद्यार्थी से किस प्रकार की मांग विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना। तो देखिए, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी से जो है आप अपेक्षाएं रख सकते हैं, वे जो है आगे बढ़ सकता है, सफल हो सकता है, इस तरह का जो है आप विद्यार्थी से अपेक्षाएं रख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थी द्वारा स्वीकृति हेतु आध्यात्मकता आघात्मकता, शौक व क्रोध का प्रयोग करना, बिल्कुल भी गलत होगा ये। क्रोध के जरिए जो है आप बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत ही गलत तरीका होता है। क्रोध से, गुस्सा से आप कभी भी जो है ज्ञान नहीं बांट सकते हैं, ज्ञान जो है बच्चों में नहीं दे सकते हैं, तो ये गलत तरीका हो जाएगा आपका। छात्रों की सफलता है तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, बहुत आपका ऑप्शन करेक्ट होगा यही, क्योंकि ऑप्शन 4 यदि देखें तो समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं, देखिए उच्च अपेक्षाएं नहीं रखनी है समुचित व्यवहार के लिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें करेक्ट होगा। छात्रों की सफलता हेतु जो है उन्होंने यदि उत्तरदायी तो लेते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा कर्तव्य है कि मैं जो है जो वंचित वर्ग से बच्चे आ रहे हैं उन्हें जो है पढ़ाऊं, और अच्छे से पढ़ाऊं, और उन्हें जो है जीवन में सफल बनाऊं, तो ये जो है उत्तरदायित्व तो जो है शिक्षक जो है ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? तो यहाँ पे देखिए, किस पद्धति का उपयोग करते हुए जो है हकलाना आपने देखा होगा कि आपके क्लास में भी कुछ कभी कभी कोई ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो पूरा स्पष्ट रूप से बोल नहीं पा रहे होते हैं, उन्हें जो है बोलने में परेशानी होती है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जो उनके कॉलीग्स होते हैं, उनके जो सहपाठी होते हैं, वो सभी उनके बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे जो है भगवान जन्म से ही वो ऐसे ही हैं, तो किसी के प्रति जो है हंसना, किसी का मजाक बनाना, ये सब गलत होता है। ठीक है, तो जो हकलाने का जो समस्या है, इससे कैसे निपटा जा सकता है, आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। परिणामकारी वाक्य, लंबित वाक्य, अनुश्रुत वाक्य, प्रवर्धित वाक्य। तो देखिए, आपका इसमें करेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रवर्धित वाक्य, क्योंकि इसका उपयोग करके जो है हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है।
इसमें जो है क्या होता है कि विशेष शब्दों का बार बार उच्चारण करवाया जाता है, जिससे इसका जो है हकलाने से संबंधित समस्या का जो है निदान किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, प्रवर्धित वाक्य। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सीखने में असक्त डिजेबल्ड बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्राप्त करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन को उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबद्ध है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि जो सीखने में असक्त बच्चे होते हैं उनके संदर्भ में कहा गया है कि जो उनके सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिनात्मक तकनीकी एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषणा सामग्री प्रबंधन को उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंध है। तो देखिए आपके ऑप्शन है उपचारात्मक प्रत्युत्तर अधिगम की सार्वभौमिक प्रारूप, संग्रंथिक अधिगम, हस्तक्षेपी अधिगम। यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संग्रथित अधिगम, इम्बेडेड लर्निंग। इसमें जो है जो असक्त बच्चे होते हैं उनको जो है इसमें जो है तत्काल संबंधिता प्रदान किया जाता है, तो यानी कि वे जो है आसानी से सीख पाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। नहीं, देखिए समावेशी कक्षा क्या है पहले आप समझ लीजिए। समावेशी कक्षा में जो है हम सभी तरह के बच्चों को जो है सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाते हैं, तो उसे हम समावेशी कक्षा के रूप में जानते हैं। जो बच्चे जो है दिव्यांग है या किसी प्रकार से जो है उसी पढ़ने में असमर्थ है, उन बच्चों को भी जो है जो अन्य बच्चे हैं जो कि इंटेलिजेंट है या सामान्य बच्चे जो है उनके साथ जो है हम बैठ उनको जो है शिक्षा दी जाती है और जो भी उनकी आवश्यक की वस्तुएं हैं उन्हें उपलब्ध कराए जाते हैं, उन्हें हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, यानी कि समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो समावेशी कक्षा क्या है वो आपसे पूछा गया है, तो देख लेते हैं। जब अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं, ये आपका करेक्ट दिख रहा है इसमें, तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। बिल्कुल भी गलत है। विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकें से ही पढ़ाते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कभी भी आपको ये श्रेणी शब्द दिख जाए, श्रेणीकरण दिख जाए, ये सभी जो है आपका नेगेटिव होता है, तो इसी से आप पकड़ लीजिएगा ऑप्शन जो है गलत होगा। लेकिन यदि नहीं पूछा गया है तो ये आप जो है क्या कीजिएगा कि नहीं जो है उसमें जो है आप नेगेटिव टैग वर्ड को ही खोजने की प्रयास कीजिएगा। ऐसे भी आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है सीटेट में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल शब्द आपको दिख रहा है, केवल अनुमोदित पुस्तक से ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। केवल जहां भी दिखे आप समझ जाइएगा ये जो है नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो जो समावेशी शिक्षा में जो है कक्षा में जो है हम क्या पाते हैं कि अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं, यानी कि जो सिंपल शब्दों में यदि समझा जाए तो वो उनके लिए जो है जो बच्चे पिछड़े हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए जो है एक अच्छा परिवेश का निर्माण करना जिसमें जो है वो आसानी से सीख पाए। जैसे कि दृष्टिबाधित बच्चे हैं जो आंखों से नहीं देख पाते हैं या कम देख पाते हैं, उनके लिए जो है ब्रेल लिपि उपलब्ध करा दिया जाए यदि स्कूल में, तो इससे जो है वो आसानी से सीख सकते हैं। इस तरह का जो है परिवेश वातावरण निर्माण किया जाता है, तो समावेशी कक्षा वो कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रभावशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य असाइनमेंट प्रभावशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है। तो देखिए जो कौन सा प्रदत्त कार्य है असाइनमेंट है, ये जो है जो प्रभावशाली बच्चे होते हैं उनके लिए उपयुक्त होगा। तो आपके ऑप्शन से विभिन्न विषयों थीम्स को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की
एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। और देख लेते हैं, संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उससे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त कर देना। ठीक है, पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त कर देना ये प्रभावशाली बच्चे के लिए जो है ये सही चीज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि पाठ्य पुस्तक शीघ्र ही समाप्त कर देगा तो वो बहुत टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए जो है उसको रचनात्मक कुछ कार्य करना आवश्यक होता है। और देखते हैं, अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार से के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास करेगा, एक ही चीज को जो है बार बार कर रहा है, इससे कोई फायदा नहीं होता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसे अपने समवयस्क साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके। तो देखिए उसका जो है सहपाठी है उनका मदद करना चाहिए हालांकि, लेकिन इसमें जो है वो अपनी और इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए, टैलेंट को बढ़ाने के लिए जो है वो क्या कर सकता है, कुछ नया कर सकता है, कुछ अलग कर सकता है। तो उसके लिए जो है वो जो है ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही होगा कि वो जो है विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शनात्मक पुस्तक का निर्माण कर सकता है। ये जो है सबसे आपका उनका उसके लिए जो है बेस्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। तो देखिए ये जो है जो विद्यालय छोड़ देते हैं उनसे संबंधित है। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण सांस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। तो हमने बहुत देखे हैं कि हम हमारे सहपाठी भी होते हैं, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपके जो दोस्त होंगे किसी किसी कारण से जो है वो स्कूल छोड़ देते हैं। तो उसके पीछे बहुत सारी उनकी मजबूरियां भी रहती हैं या बहुत सारे स्कूल के कारण भी, फैक्टर्स भी रहते हैं इसके पीछे, जिससे जो है वो क्या होता है कि बच्चे जो है स्कूल में आना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसमें क्या कारण हो सकता है, आपसे पूछा गया है। तो बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील न होना। तो देखिए अध्यापक तो देखा जाए तो उनका जो है व्यवहार अपने बच्चों के प्रति अच्छा ही होता है, तो ये कारण नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या का स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पनात्मक पाठ्यचर्या का न होना। तो देखिए जो समान शिक्षा जो दी जाती है, एक ही प्रकार के जो पुस्तक होते हैं सभी बच्चों के लिए, कुछ बच्चे जो है ऐसे में डिफिकल्ट फील करते हैं, वो जो है सिलेबस को नहीं समझ पा रहे होते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इस डर से भी जो है क्या होता है कि वो विद्यालय छोड़ देते हैं बहुत सारे बच्चे। और उनका जो है क्या होता है कि उतनी क्षमता नहीं होती है, हालांकि क्षमता तो सब में होती है, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश वो जो है उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस कारण से जो है वो क्या करते हैं, विद्यालय छोड़ना ही उचित समझते हैं। तो ये आपका इसमें करेक्ट दिख रहा है। और भी देख लेते हैं, विद्यालय में सैमपट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना। बिल्कुल नहीं, ऐसा थोड़े है कि सैमपट यानी कि ब्लैक बोर्ड नहीं है आपके क्लास में, आपके लैट्रिन टॉयलेट ये सब की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, खाना की व्यवस्था नहीं है विद्यालय में, इसलिए कारण से जो है बच्चे छोड़ रहे हैं विद्यालय, ये नहीं हो सकता। अध्यापकों को समुपयुक्त योग्यता वाला न होना तथा उन्हें कम आय देना। जो शिक्षक को जो है कम सैलरी मिलता है, इसी कारण से जो बच्चे के स्कूल छोड़ देते हैं, नहीं नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। या शिक्षक जो है पढ़ाना नहीं जानता है। तो सरकारी स्कूलों में तो देखिए जो भी शिक्षक आते हैं वो जो है पढ़ लिख कर ही जाते हैं, हम सभी भी उसी का तैयारी कर रहे हैं। तो आपने खुद अपने आप को आप यदि आप देखिए तो आप जो है कितना मेहनत कर रहे हैं, आप जो है बहुत सारी परीक्षाओं को पास करने के पश्चात ही जो है आप विद्यालय में एक शिक्षक बन पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप में जो है क्वालिटी नहीं है, इसी कारण से जो है बच्चे विद्यालय छोड़ रहे हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन आपका। ये एक कारण हो सकता है कि सिलेबस जो है सबके लिए एक है, इसलिए जो है दूसरा कोई विकल्प ना होने के कारण जो है बच्चे जो है क्या कर रहे हैं, विद्यालय छोड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, अधिगम अक्षमताएं सामान्य उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी
अपरिवर्तनशील नहीं होती है। नहीं, परिवर्तनशील होती है। जो भी अधिगम अक्षमताएं का अर्थ हुआ कि बच्चे जो है किसी कार्य में सक्षम नहीं है, वो किसी कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, कोई लर्निंग है, कोई किसी चीज को सीख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है अपरिवर्तनशील नहीं होती है, ये बताया गया है। ये तो ये आपका गलत हो जाएगा। वस्तुपरक तथ्य है तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं है। नहीं, संस्कृति की भूमिका रहती है, तो ये भी आपका गलत। पठन अक्षमता के पर्याय है, नहीं। तो यहाँ पे देखिए अधिगम अक्षमताएं जो है सामान्य या उससे बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाए जाते हैं। यानी जो सामान्य बच्चे होते हैं या जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनमें भी जो है अधिगम अक्षमता पाई जाती है। यानी वो भी जो है सब कुछ नहीं सीख पाते हैं, कुछ कुछ ऐसे चीज रहते हैं वो भी नहीं सीख पाते हैं, लर्न नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह का अक्षमताएं जो है उनमें भी पाए जाते हैं, सामान्य बच्चों में भी, एवरेज बच्चे हैं उनमें भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहाँ केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है। तो क्या देखिए, जो समस्या समाधान जो है ये जो उच्च स्तरीय शिक्षा जो दी जाती है उस पर बल दी जाती है, क्या उसी पर जो है समस्या समाधान हो पाती है, उसमें नहीं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और देखिए, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है, बिल्कुल नहीं। कभी भी जो है बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, अध्यापक केंद्रित शिक्षा नहीं होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा में देखिए क्या होता है कि बच्चे जो है खुद से करके सीखते हैं, वे जो है समूह में कार्य करते हैं, कोई गतिविधि करते हैं, या कोई पाठ ही पढ़ रहा है या कोई क्वेश्चन आंसर कर रहा है, वो प्रश्न पूछते हैं। कोई एक बच्चा एक सेट पहले पढ़ लेता है, उसके पश्चात जो है प्रश्न को दूसरे बच्चा जो है उससे प्रश्न पूछ रहा होता है। बहुत तरह से जो है वो जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं। इसमें शिक्षक की कोई खास भूमिका नहीं होती है, लेकिन शिक्षक जो है उन्हें जो है बताता है कि क्या पढ़ना है, कैसे करना है, और जो नहीं आता है उसको जो है शिक्षक ही बाद में बताता है। तो इस प्रकार से जो है बाल केंद्रित शिक्षा होती है। कक्षा में जो है इस तरह से बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी जो है नहीं होता है। तो ये आपका प्रभावी है, ये गलत हो जाएगा, प्रभावी नहीं होता है। ठीक है, तो परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है, ये आपका सही दिख रहा है। कक्षाओं में छात्रों को समय समय पर उपलब्ध है। तो यहाँ पे देखिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है, क्योंकि समस्या समाधान जो है उसी इन्वायरमेंट में हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया। बच्चे खुद से करके सीख रहे होते हैं, बच्चों के जो है वो अपने से करके जब सीखते हैं तो बहुत उसे जो है अच्छे से याद हो जाता है, बहुत लंबे समय तक जो भूल नहीं पाते हैं। तो ऐसा कब होता है, जब लचीला पाठ्यचर्या हो, परिवर्तनशील हो। ऐसा नहीं है कि जो है उसी को पढ़ना ही है, भले याद आप कुछ भी उसको याद नहीं कर पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद पाठ्यचर्या सामग्री से सुव्यवस्थित संगठन पर बल देता है। तो जो देखिए संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता और जो शैक्षिक संवाद होते हैं, यानी जो किसी चीज के टॉपिक के बारे में हम जो बात कर रहे होते हैं, तो ये क्या होता है, पाठ्य सामग्री की सुव्यवस्थित संगठन पर बल देता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपका। कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देता है। नहीं, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करता है, बिल्कुल भी सही। आज्ञानात्मक तार्किक या अनुप्रयोग पर तार्किक नहीं। यहाँ पे देखिए करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ये जो है जो संज्ञानात्मक और प्रशिक्षुता यानी और जो शैक्षिक संवाद होते हैं, ये जो है समाज में जो गतिविधियां होती हैं इसके रूप में जो है अधिगम को ग्रहण करती है। यानी जो सामाजिक गतिविधियां हैं उससे जो है बच्चे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं संवाद के माध्यम से, यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को त्रुटियों में सुधार करना चाहते हैं उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है। तो देखिए, बच्चे जो है सीखने के दौरान बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं, तो उनके लिए जो है सुधार, उस त्रुटि को सुधार करने के लिए जो है एक अध्यापिका को या अध्यापक को क्या करना चाहिए, कौन सा मार्ग जो है उन्हें बताना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए
उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव ऑप्शन दिख रहा है और देख लेते हैं। अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध करती है तो उससे उनका संशोधन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी गलत बात है। यदि बच्चे जो है सीखने के दौरान गलती कर रहे हैं तो उसे आप सुधार नहीं रहे हैं, उसे आप उसी प्रकार से छोड़ दे रहे हैं, तो बच्चे जो गलत ही सीख जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। और देखते हैं, अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए, इसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े। तो देखिए बच्चों को ज़्यादा देर तक बैठा कर रखिएगा किसी एक बच्चे को, तो उसमें जो है मेंटली जो है वो अच्छा फील नहीं करेगा। बाकी सब बच्चे छुट्टी होने पर चल जाएंगे और वो बच्चा जो है बैठकर अपना त्रुटि सुधारेगा, तो ये तरीका भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसे बार बार की जाने वाली तथा त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियां का अधिक संशोधन करना चाहिए। सभी प्रकार के जो है गलतियों का सुधार करना चाहिए, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि उससे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है? तो देखिए, भावनाओं की आलोचना, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भावनाओं की आलोचना जो है भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।